फिर से स्वागत है आपका एक बार ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए चैप्टर नंबर 22। ठीक है, कल जो बात की थी हमने पाचक ग्रंथियां शुरू की थी। क्या शुरू की थी? पाचक ग्रंथियां जो थी उनको हमने शुरू किया था। पाचक ग्रंथियां मैंने आपको 3 बताई थी, और वो 3 कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां थी वो अभी एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कौन कौन सी थी। देखिए, एक तो थी कौन सी, लार ग्रंथि, जिसकी हमने कंप्लीट बात कर ली। दूसरी जो थी यकृत ग्रंथि, जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसकी बात जो है वो कंप्लीट हो गई, इसको हम पढ़ रहे हैं। और आज एक और जो जिसकी बात करने वाले हैं अग्नाशय, जिसमें देखिए प्यारे बच्चों, आपका जो सिलेबस है उसमें जो लीवर ग्लैंड जो है ये 2 नंबर वाली जो ये क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बारे में विस्तार से दिया हुआ है, कार्य भी दिए हुए हैं। ग्लूकोज किस प्रकार से कार्य करता है, यकृत जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है। कल मैंने इसकी थोड़ी संरचना के बारे में हमने बातें की थी। आज हम विस्तार से आगे और बात करते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको शॉर्टली बता देता हूं। कल जो बताया था उसमें मैंने कहा था ये 15 से 22 सेंटीमीटर चौड़ा और लगभग 1200 से 1500 ग्राम का होता है। इसके अलावा इसमें 2 पालियां होती हैं, एक नीचे की एक ऊपर की। एक इस लीवर के अंदर हमने एक और संरचना की बात की थी। वो कौन सी संरचना थी? पित्ताशय। किसकी बात की थी? पित्ताशय की, जिसमें पित्त का निर्माण होता है। जो ये नाम आपको दिख रहा है उसी कलर का होता है, अर्थात ग्रीन कलर का होता है। ये संरचना जो होती है नीचे की ओर पाई जाती है लीवर के। जब हम फुल्ली जो बात करेंगे डायग्राम की, उस समय बात करेंगे कि कहाँ लीवर है, कहाँ पित्ताशय है, तब और बताऊंगा आपको। ठीक है, अब देखिए कल से आगे वाली बात करते हैं। हमने पित्त जो था, क्षारीय पदार्थ था, उसकी बात की थी। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए, आज जो है यकृत के बारे में और विस्तार से अगर बात करें तो यकृत जो होता है, ये जो दोनों पिंड जो है, 2 पालियां होती हैं, इन पालियों से यकृत वाहिनियां निकलकर और सामान्य यकृत वाहिनी बनाती हैं। यकृत से निकलने वाली वाहिनियां जो होती हैं, दोनों पालियों से एक एक निकलती हैं। उन वाहिनियों को यकृत वाहिनियां कहा जाता है। उन वाहिनियों को क्या कहा जाता है? यकृत वाहिनियां कहा जाता है। ओके, सामान्य यकृत वाहिनी तथा पित्ताशय की वाहिनी के मिलने से सामान्य पित्त वाहिनी बनती है। अब देखिए, यकृत वाहिनी प्लस पित्ताशय, किसकी? जो इसके नीचे पाया जाता है पित्ताशय, इसकी वाहिनी। ठीक है, ये आपस में पित्ताशय और जब यकृत दोनों की वाहिनियां मिल जाती हैं तब वो क्या कहलाती हैं? पित्ताशय वाहिनी कहलाती हैं। ठीक है, इन्हें एक दूसरा नाम भी दिया जाता है। वो नाम देखिए क्या है? वो नाम होता है डक्टस कोलोडोकस। इंग्लिश में लिख देता हूं, डक्टस कोलोडोकस। ठीक है, ये क्या है? जो दोनों वाहिनियां मिलकर पित्ताशय वाहिनियां बनाती हैं उसे बोलते हैं। जो क्या करती है? पित्त रस को ग्रहणी में पहुंचाती है। क्योंकि देखिए, लीवर जो है वो अमाशय के पास होता है। ठीक है, और अमाशय आगे किस भाग में खुलता है? किस भाग में खुलता है? आगे जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, उसके प्रथम भाग कौन से? ड्यूडीनियम। इसे क्या बोला जाता है? ड्यूडीनियम बोला जाता है, ग्रहणी बोला जाता है, उसमें जाकर खुलती है। सामान्य पित्त वाहिनी मनुष्य की ग्रहणी के समीपस्थ भुजा में जाके खुलती है। इसके खुलने के स्थान पर एक कपाट पाया जाता है। जहां पे ये जाके खुलती है वहां पे क्या पाया जाता है? एक कपाट पाया जाता है। और प्यारे बच्चों, उस कपाट को ओडाई का अवरोधनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना ना, ओडाई का अवरोधनी।
ओडाई का अवरोधनी कहा जाता है। जहां पे आके जो वाहिनियां हैं, यकृत वाहिनियां और पित्ताशय वाहिनियां इस ग्रहणी के पास समीपस्थ भुजा में खुलती हैं और वहां पर खुलने वाले स्थान पे क्या पाए जाते हैं? कपाट। उनको क्या बोला जाता है? ओडाई का अवरोधनी जो है वो कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं, ओडाई के अवरोधनी जो है वो इस छिद्र का जो है वो नियंत्रण करती है। इसके अलावा बात करें तो यकृत का निर्माण अनेक यकृत पालिकाओं द्वारा होता है। भाई फॉर्मेशन ऑफ अगर हम लीवर की बात करें, ठीक है, तो इसका जो निर्माण है वो बहुत सारी यकृत पालिकाओं से होता है। किससे होता है? बहुत सारी यकृत पालिकाओं से होता है। यकृत पालिकाएं होती हैं उनके द्वारा क्या है, जो पालियां होती हैं उनके द्वारा होता है। ये इकरा इसलिए देखिए, जिस प्रकार से हमारा शरीर किन से मिलकर बना हुआ होता है? सेल से मिलकर बना हुआ होता है। और हम लोग सेल्स को क्या बोलते हैं? हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्या बोलते हैं? क्रियात्मक इकाई जो है वो बोला जाता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई की, तो वो कौन होती हैं? यकृत पालिकाएं होती हैं। कौन होती हैं? ये यकृत पालिकाएं जो मैंने लिखा है ये होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यकृत पालिका का निर्माण यकृत कोशिकाओं से होता है। भाई अगर हम बात करना चाहें कि यकृत पालिकाओं का निर्माण किन से हुआ, समझ रहे हो बात मेरी? कि यकृत पालिकाओं का जो निर्माण है वो किससे हुआ? इनका जो निर्माण है वो होता है यकृत कोशिकाओं से। किससे? यकृत कोशिकाओं से। ठीक है, यकृत कोशिकाओं से यकृत पालिकाओं का निर्माण होता है। और इन कोशिकाओं की पंक्तियों के बीच संकरे अवकाश पाए जाते हैं। और इन अवकाशों को अगर हम बात करें, इन अवकाशों को यकृती कोठरियां जो है कहते हैं। और इनकी भित्ति को जो होती है वो कुफुर कोशिका की बनी हुई पाई जाती है। किसकी नाम लिख रहा हूं देखो, कुफुर कोशिकाएं। कुफुर कोशिकाएं जो है पाई जाती हैं। और इन कुफुर कोशिकाओं को अगर बात करें तो कई बार प्रश्न आया हुआ भी है, इन्हें क्या कहा जाता है? महाभक्षकाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभक्षकाणु कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कुफुर कोशिकाओं को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका भी यहाँ पे कारण आपको पता होना चाहिए कि क्यों कहा जाता है। क्योंकि जो कुफुर कोशिकाएं जो होती हैं ये क्या करती हैं? जीवाणु तथा जीर्ण शीर्ण रक्ताणुओं का विघटन करती हैं। जीवाणु, ठीक है, तथा इसके साथ अन्य जो जीव होते हैं उनका क्या करती है? विघटन करती है। ओके, तो ये तो लीवर की मुख्य बातें हो गई। इसके अलावा अब आगे के टॉपिक में बात करते हैं लीवर के कार्य। देखो कार्य महत्वपूर्ण है। कार्यों की हम बात करें तो कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें सबसे पहला हम महत्वपूर्ण कार्य की बात करते हैं लीवर के अंदर, फैक्शंस ऑफ लीवर। फैक्शंस ऑफ लीवर, देखिए फैक्शंस ऑफ लीवर की बात करते हैं तो सबसे पहला और मुख्य कार्य जो है वो होता है पित्ताशय का निर्माण। एक नंबर जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है पित्त का निर्माण भी, जो किस में होता है? पित्ताशय में होता है पित्त का निर्माण। ओके, एक नंबर पे है पित्त का निर्माण। इसी की बात करेंगे सबसे पहले कि पित्त का निर्माण जो है वो क्या होता है। पित्त का निर्माण जो है वो किस प्रकार से होता है और क्या होता है, और प्रमुख भी है ये, और याद रखना इंपॉर्टेंट यही है। समझ गए ना मेरी बात? पित्त का निर्माण करना मुख्य कार्य होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पित्त जो होते हैं वो हरे रंग का क्षारीय पदार्थ होता है। पित्त की अगर बात करें तो कैसे रंग का होता है? हरे रंग का होता है। ये बात आपको एक ध्यान में रखनी है, क्योंकि पित्ताशय का रंग कैसा होता है? ग्रीन। तो ग्रीन रंग वाले पित्ताशय द्वारा कैसा स्राव? हरे रंग का स्राव ही क्या है? जो है स्रावित किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें
तो इसमें इसके अगर रासायनिक संगठन की बात करते हैं, पित्त के हम रासायनिक संगठन की बात करते हैं, अगर हम केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करें, किसकी बात करें, केमिकल अगर कंपोजिशन की बात करते हैं कि केमिकल कंपोजिशन जो है वो क्या होता है, तो इसमें पित्तवर्णक, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन आदि पदार्थ जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट, टायरोकोलेट होते हैं। और इनके अलावा पित्तवर्णकों में अगर हम बात करें, किसमें बात करते हैं, अगर हम पित्तवर्णकों में बात करते हैं, अगर पित्तवर्णकों में अगर हम लोग बात करें तो पित्तवर्णकों में एक तो होता है, दोनों याद रखने आपको, मैं कलर चेंज करके लिखता हूं, एक तो होता है बिलीवार्डिन, क्या होता है, बिलीवार्डिन, और दूसरा जो होता है वो होता है बिलीरुबिन। वो कौन सा होता है, बिलीरुबिन। तो ये दो प्रमुख पित्तवर्णक होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। ज्यादातर परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कि दो प्रमुख पित्तवर्णकों के नाम बताइए। पित्तवर्णक जो होते हैं हीमोग्लोबिन के विघटन से बनते हैं, जो HB होती है उसके क्या बनते हैं, विघटन से बनते हैं, और पाइसीकरण की क्रिया करते हैं। किसका कार्य करते हैं, पाइसीकरण का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, पाइसीकरण का जो है कार्य करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भोजन को सड़ने से रोकते हैं। किसको, भोजन को सड़ने से रोकते हैं। जो भोजन होता है, भोजन को सड़ने से रोकते हैं, ठीक है। साथ ही अगर बात करें तो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करते हैं। जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया को भी क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा ये भोजन की अम्लीयता को समाप्त कर क्षारीय बनाते हैं ताकि अग्नाशय रस के एंजाइम क्रिया कर सके, ठीक है। ये तो एक नंबर बात हो गया, आप सीधा भी याद रख सकते हो, क्या याद रख सकते हो, पित्त निर्माण। तो एक नंबर कार्य तो आपका कंप्लीट जो है वो हो चुका है, वो कौन सा है, पित्त निर्माण, ठीक है। एक नंबर तो था पित्त का निर्माण, ठीक है। 2 नंबर बात करते हैं कि 2 नंबर कार्य जो है वो क्या होता है। 2 नंबर कार्य में देखिए, यकृत की कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रह कर लेती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं यकृत की, यकृत कोशिकाएं जो क्या करती हैं, अधिक ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में बदलकर उसका क्या करती हैं, संग्रहण। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को ग्रहण करके ये किस में बदल देती हैं, किसमें बदल देती हैं, ग्लाइकोजन में बदल देती हैं, ग्लाइकोजन में बदल देती हैं। और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना कहलाता है, आपको याद भी रखना है, ग्लाइकोजिनेसिस। क्या बोला जाता है इसको, ग्लाइकोजिनेसिस। मैंने देखिए आपको 31 नंबर चैप्टर में बताया था, जिस शब्द के पीछे क्या लगा हो, जिनेसिस लगा हो, ठीक है ना, उसका मतलब होता है उसके पहले वाले शब्द का निर्माण होना। पहले वाला शब्द क्या है, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। तो ग्लूकोज का किस में बदलना, इस ग्लाइकोजन में बदलना ही ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। ओके, 2 नंबर कार्य ये हो गया। 3 नंबर कार्य की बात करते हैं। 3 नंबर जो कार्य है उसकी बात करते हैं कि 3 नंबर कार्य क्या होता है। रक्त में शर्करा की कमी होने लगी तो ये यकृत की कोशिकाएं क्या करती हैं, जो संग्रहित ग्लाइकोजन था, अभी पीछे वाले 2 नंबर में पढ़ा, जो संग्रहित ग्लाइकोजन किया था किसने, लीवर ने, तो इसको पुनः किस में बदल देती है, ग्लूकोज में बदल देती है, जिससे ग्लूकोज की कमी शरीर के अंदर नहीं होती। पुनः किस में बदल देती है, ग्लूकोज में। इस क्रिया को देखिए, उसको तो हमने बोला था, उस क्रिया को हमने क्या बोला था, ग्लाइकोजेनेसिस, जिसमें ग्लूकोज से क्या बन रहा था, देखिए उल्टा है, उसमें तो क्या बन रहा था, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, यहाँ पे क्या बन रहा है, ग्लाइकोजन से पुनः क्या बन रहा है, ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजेनेसिस किसे कहते हैं, जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है। लेकिन अगर हम बात करें
किससे, ग्लाइकोजन से वापस क्या बने, ग्लूकोज बने, तो उस क्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो इन दोनों में आपको जो है प्यारे बच्चों डिफरेंस जो है वो याद होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर पेपर में प्रश्न जो बनाते हैं वो इसी प्रकार के प्रश्न बनाते हैं। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि ग्लाइकोजेनेसिस किसे कहा जाता है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस किसे कहा जाता है। दोनों शब्दों में मैंने आपको अंतर बता दिया। 3 नंबर कार्य में आप ये बता सकते हो। 4 नंबर कार्य की बात करते हैं। 4 नंबर जो कार्य होता है उसकी बात करते हैं। देखिए, यकृत कोशिकाएं वसीय अम्ल, एमिनो अम्ल आदि में भी ग्लूकोज का संश्लेषण करती हैं। ठीक है, उस क्रिया को एक शब्द और है, देखिए मैं फिर से आपको समझाता हूं एक बार, देखिए थोड़ा टाइम लगेगा। पहला अगर हमने बात की थी, फिर से लिख देता हूं, एक तो बात कर ली हमने ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है भाई, 2 नंबर पर हमने किसकी बात की, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, 3 नंबर अब जो पढ़ रहे हैं वो 3 नंबर वो क्या है, ग्लूको, ध्यान रखना, ग्लूकोनियोजेनेसिस। मैं तीनों को यहाँ पे फिर से आपको एक ही लाइन में समझा देता हूं। देखिए, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लाइकोजन बनेगा। ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लाइकोजन बनेगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इस ग्लाइकोजन से वापस क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। वापस क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, जब वसीय अम्ल या एमिनो अम्ल लिख देता हूं, एमिनो एसिड जो होते हैं उनके द्वारा किसका निर्माण होना, ग्लूकोज का निर्माण होना। अगर ग्लाइकोजन से होता है तो ये हो जाएगा, और अगर किसी एमिनो एसिड से होता है तब क्या हो जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाएगा। तो ये तो 3 तो ये आपके ऐसे समझ लो महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपकी परीक्षा से संबंधित है। इसके बाद में अगले महत्व की बात करते हैं। अगला जो महत्व है आपके वो है यकृत कोशिकाएं विटामिन ए का संश्लेषण करती हैं। कौन सी विटामिन, विटामिन ए का संश्लेषण करती हैं, तथा विटामिन डी व विटामिन बी12 का संचय भी करती हैं। इसके अलावा विटामिन डी और बी12 का संचय भी करती हैं, ये भी ध्यान रखना। विटामिन ए आप जानते ही हो, इससे कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग, रतौंधी रोग हो जाता है, जो नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, रात्रि में दिखाई नहीं देता। डी जो है ये हमें सूर्य से प्राप्त होती है, इससे रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक है, बी जो होती है उससे बेरी रोग हो जाता है। कौन सा, बेरी रोग जो है वो हो जाता है। इस प्रकार से आपको याद भी होने, ये भी पता होना चाहिए। 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर जो कार्य है, 6 नंबर की कार्य की बात करें तो यकृत कोशिकाएं फॉर्मेशन ऑफ यूरिया का संश्लेषण भी करती हैं। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। ठीक है, प्रथम प्रयोगशाला में बना हुआ कार्बनिक पदार्थ, इसका निर्माण भी किसके द्वारा होता है, लीवर द्वारा होता है। 7 नंबर बात करते हैं तो यकृत कोशिकाओं में एक पदार्थ बनता है जिसका नाम होता है हीपेरिन। कौन सा नाम होता है, हीपेरिन। यह पदार्थ कहाँ बनता है, यकृत कोशिकाओं में बनता है, जो रुधिर वाहिनियों को जमने से रोकता है। रुधिर वाहिनियों को क्या करता है, रुधिर वाहिनियों में जो रक्त रहता है उस रक्त का थक्का नहीं बनने देता।
ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें 8 नंबर कार्य की, देखिए 9 है इसके, सभी बताऊंगा। 8 नंबर की बात करते हैं तो 8 नंबर जो होता है, यकृत कोशिकाएं जो होती हैं, एक तो प्रोथ्रोम्बिन, इसको भी इंपॉर्टेंट समझना, प्रोथ्रोम्बिन, और एक होता है फाइब्रोनोजन। एक कौन सी होती है? फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, ठीक है। एक तो प्रोथ्रोम्बिन और एक फाइब्रिनोजन नामक रुधिर प्रोटीन का निर्माण करती हैं। ये क्या होती हैं? ब्लड प्रोटीन होती हैं। क्या होती हैं? ब्लड प्रोटीन्स। प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ब्लड प्रोटीन्स के नाम बताइए। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजेनेसिस क्या होती हैं? ब्लड प्रोटीन जो है वो होती हैं। और ये क्या करती हैं? जब चोट लग जाती है शरीर को तो रुधिर को जमने से रोकती हैं, अर्थात ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं होने देती। ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का नहीं जमने देती हैं, ठीक है ना। सॉरी, रक्त का थक्का जमाने में क्या होती हैं? महत्वपूर्ण होती है। रक्त का थक्का जमाने में क्या होती हैं? महत्वपूर्ण होती है, जिसके कारण चोट लगने पर खून का तुरंत रक्त का थक्का जम जाता है, जिसके कारण रक्त बहता नहीं है। अगर रक्त बहे तो कौन सा रोग होगा? हीमोफीलिया रोग, ऐसे भी याद रखा करो। 9 नंबर की बात करें तो यकृत जो है वो भ्रूणावस्था में रुधिरोत्पादक अंग का कार्य करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी अवस्था में? जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है, एम्ब्रियो स्टेज में होता है, ठीक है ना, तब क्या करता है? इसको रुधिर जो है, ब्लड की पूर्ति कौन कराता है? लीवर ही कराता है। अच्छा प्रश्न है, याद रखना। लीवर ही क्या कराता है? रक्त की पूर्ति करवाता है। और वयस्क अवस्था में इसके विपरीत यकृत की कुपुर कोशिकाएं मर्तलाल रुधिर कणिकाओं को क्या करती हैं? नष्ट करती हैं, आरबीसी को नष्ट करती हैं। कुपुर कोशिकाएं जो हमने पढ़ी हैं वो। लेकिन शेष अगर हम भ्रूणावस्था में बात करें तो लीवर ही है वो किसका काम करता है? इसको रक्त देने का कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपके, क्या था? ये था आपके जो यकृत। इसके बाद में 3 नंबर, लास्ट बात कर लेते हैं अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि, इंग्लिश में पैंक्रियाज इसको बोला जाता है। आपने पढ़ के आए हो आप लोग और पढ़ते आ रहे हो, इसकी बात कर लेते हैं विस्तार से। ये क्या होती है? मानव की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। मानव की क्या है? दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि जो है वो होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ये ग्रहणी की दोनों भुजाओं के मध्य पाई जाती है। जो ड्यूडेनियम का भाग होता है उन दोनों के क्या पाई जाती है? मध्य में पाई जाती है। और अनियमित आकार की होती है। महत्वपूर्ण ये है, इसको मिक्सड ग्लैंड भी बोला जाता है। और मिक्सड ग्लैंड वे होती हैं जो किसका कार्य करती हैं? अंतःस्रावी का कार्य भी करती हैं, एंडोक्राइन का भी कार्य करती हैं, और किसका? एक्सोक्राइन का भी कार्य करती हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? मिश्रित ग्लैंड भी बोला जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसका उद्भव जो है वो एंडोड्रम से होता है। भ्रूण के किस भाग से होता है? एंडोड्रम से होता है। उद्भव किस भाग से होता है? एंडोड्रम से होता है। इनमें 2 प्रकार के कोशिका समूह पाए जाते हैं। कितने प्रकार के कोशिका समूह पाए जाते हैं? 2 प्रकार के, 2 टाइप्स जो हैं सेल ग्रुप जो है वो पाए जाते हैं। सेल ग्रुप जो है वो पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक तो होता है एसिनाई। एक तो क्या होता है? एसिनाई। एक भाग तो होता है एसिनाई का, और दूसरा होता है लेंगर हैंस की द्वीपिकाएं। बड़ा नाम है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, सुन लो आप आराम से। लेंगर हैंस की द्वीपिकाएं, ठीक है। लेंगर हैंस की क्या? द्वीपिकाएं। देखिए प्यारे बच्चों, बात करते हैं एसिनाई क्या होते हैं। ये बहिस्रावी कोशिकाओं का समूह होती हैं जो स्वंजी उत्तक के बीच बीच में पाई जाती हैं। और इनके द्वारा क्या होता है? देखिए मैंने पहले भी कहा था, ये एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों तरह कार्य करती हैं।
तो एसिनाई जो होती है इसके इस भाग द्वारा जो काम होता है वो एक्सोक्राइन का होता है। किसका होता है? एक्सोक्राइन का होता है। कहने का मतलब है बहिस्रावी कोशिका बहिस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करेगी जो अग्नाशय रस का स्राव करती है। किस रस का स्राव करती है? अग्नाशय रस का स्राव करती है। इसके अलावा 2 नंबर अगर बात करें हम लैंगरहैंस द्वीप की, प्यारे बच्चों आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ा था, 11वीं में पढ़ा होगा। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो होती हैं ये एंडोक्राइन की तरह कार्य करती हैं। किसकी तरह कार्य करती हैं? एंडोक्राइन की तरह कार्य करती हैं, अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह ये कार्य करती हैं। और ये क्या करती हैं? जो एसिनाई कोशिका समूह है उनके मध्य में पाई जाती हैं। और 3 प्रकार की क्या है? अंतःस्रावी कोशिका समूह बनाती हैं। 3 प्रकार के अलग अलग प्रकार के अंतःस्रावी कोशिका समूह बनाते हैं जिनसे अलग अलग प्रकार के हार्मोन जो है वो स्रावित होते हैं। एक तो होता है अल्फा कोशिका, एक बीटा कोशिका और एक गामा या डेल्टा कोशिका। देखिए मैं तीनों आपको साथ में यहाँ पे बता देता हूँ लिख के, और तीनों की हम बात कर लेंगे। आपको पता भी होगा, आपने पढ़ी है, तो इसलिए फर्स्ट जो होती है वो होती है अल्फा सेल। फर्स्ट कौन सी होती है? अल्फा सेल। सेकंड की बात करें तो वो होती है बीटा सेल। वो क्या होती है? बीटा सेल। और अगर थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड होती है गामा या डेल्टा। गामा या फिर बोल सकते हो डेल्टा। तो डेल्टा का चिन्ह ये होता है, ये सेल्स होती हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों 3 प्रकार की सेल्स जो है इस समूह द्वारा बनती हैं। सबसे पहले अल्फा सेल्स की बात करते हैं, तो ये ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावन करती हैं। किसको? ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावन करती हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। बीटा सेल्स की बात करें तो ये आप लोग सुनते आ रहे हो, मधुमेह रोग जिससे ठीक होता है, इंसुलिन। किसका? इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती हैं। कौन से हार्मोन का? इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती हैं। और अगर हम बात करें अल्फा या बीटा कोशिका की तो ये सोमेटोस्टेन, मैं लिख देता हूं 1-2 नाम, सोमेटोस्टेनिन। ठीक है, सोमेटोस्टेनिन। इसके अलावा गेस्ट्रिन, सीरोटोनिन नामक हार्मोनों का क्या किया जाता है? स्रावन किया जाता है। तो आज का वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है। अब आगे जो है मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि हम लोग पढ़ेंगे। किसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे? मानव पाचन की क्रियाविधि पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।